सभी लोगों का स्वागत है डीसी टीचर्स एकेडमी के फेसबुक पेज के माध्यम से। आज मैं आपको 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। सीडीपी के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको करवाऊंगा। सभी लोग जुड़ जाइए और इसको शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार पोस्ट को। जिस ग्रुप से भी ऐड हो आप वहाँ पर शेयर कर दीजिए एक बार। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। प्लीज़ एक बार इसको शेयर ज़रूर कर दें। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन या मीडिया? इसका राइट आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका कमेंट करिए क्या होगा? समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन या मीडिया? जल्दी सभी लोग कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो लिंग भूमिकाएं की बात करी जा रही है। तो लिंग भूमिकाएं किसको छोड़कर? ये जो क्वेश्चन है आपका निगेटिव है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपका निगेटिव है। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो हमें ये देखना है कि कौन सा लिंग भूमिका ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पर देखो, समाजीकरण में तो लिंग भूमिका होती है, ठीक है। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, महिलाएं और पुरुष, ठीक है। संस्कृति भी लिंग भूमिका ग्रहण करती है, मीडिया भी जो है लिंग भूमिका ग्रहण करती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ट्यूशन का कोई भी संबंध नहीं होता लिंग भूमिका से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। ऋचा परमार जी ए बिल्कुल सही है, ठीक है। सुनीता जी, ऋचा परमार जी ए नहीं सही है, सुनीता जी सी सही है आपका, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, या फिर वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके पक्षपाती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। आपके कमेंट नहीं दिख रहे, एक मिनट। मानकीकृत परीक्षणों की बात की जा रही है, मानकीकृत परीक्षणों की बात की जा रही है। तो इसमें ये बताइए किसका क्या, इसकी आलोचना कौन सी होती है मानकीकृत परीक्षण की? ये इनकी भाषा को समझना मुश्किल है, बड़ी परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते, वे बच्चे की
क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, या फिर वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके पक्षपाती हैं। समर खान जी डी, सुनीता जी सी बता रही हैं, महेश जी बता रहे हैं डी, ऋचा परमार जी बी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो सी है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका राइट आंसर जो है वो आपका सी है। मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं? देखो मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों के अंकों के आधार पर हम क्या करते हैं, अंकों के आधार पर बच्चों का आकलन करते हैं। अंकों के आधार पर बच्चों का आकलन करते हैं, किसमें? मानकीकृत परीक्षण में। इसमें हम क्या करते हैं, अंकों के आधार पर एक मानक बना लेते हैं और बच्चों का आकलन करते हैं। तो देखो अगर हम अंकों के आधार पर आकलन करेंगे तो वो बच्चे की जो क्षमताएं होंगी, अन्य क्षमताएं होंगी, उसका स्पष्ट तस्वीर नहीं देंगे। जैसे बच्चों में हो सकता है कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट में अच्छा हो, ठीक है, कई सारी प्रतिभाएं बच्चों के अंदर होती हैं। लेकिन अगर हम किसी परीक्षा के अंकों के आधार पर उनका परीक्षण करेंगे तो वो हमारा बच्चे की इस क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। अब यहां पर एकाधिक बुद्धिमानी एक नई चीज आ गई, लेकिन कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। इसके अनुसार बताओ, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, या बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। इसका आंसर बताइए। थर्ड का ए, भारती रानी, थर्ड का ए बिल्कुल। और बताइए। सुनीता जी ए, महेश जी ए, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। समर खान जी ए, कुमारी सरिता जी ए, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। देखो यहां पर आप वर्ड पकड़ो, एकाधिक बुद्धिमानी। अब आप यहां पर साफ इस पर दिख रहा है एकाधिक, मतलब एक से अधिक बुद्धि जिसमें हो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था? मुझे ये बताओ, बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का? जल्दी फटाफट से बताओ कमेंट करके कि बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताओ, कमेंट करिए। बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर, बिल्कुल बिल्कुल। भारती रानी जी ने बिल्कुल सही बताया, गार्डनर ने दिया था। ठीक है, गार्डनर ने क्या कहा था कि बुद्धि जो होती है उसके कई सारे आयाम होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक नहीं है, थॉर्नडाइक कहां से आ गए बुद्धि में? थॉर्नडाइक बुद्धि में नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक अधिगम में है, थॉर्नडाइक अधिगम में आते हैं। ठीक है, गार्डनर ने दिया, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, एक होता है सीखने के लिए मूल्यांकन और एक होता है सीखने के मूल्यांकन, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अब आप इन दोनों में अंतर बताओ क्या होता है? सीखने के लिए मूल्यांकन और एक होता है सीखने का मूल्यांकन, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जल्दी बताइए। सीखने के लिए मूल्यांकन और एक होता है सीखने का मूल्यांकन। तो यहां पर देखो, इसका ऑप्शन है सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कहां पर? बच्चों के सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति बनाने में, या फिर आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने में और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। इसके बाद देखिए, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या फिर बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा?
भारती रानी डी। और बताइए सभी लोग। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। कुमारी सरिता सी, समर खान जी सी। देखो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, इसमें क्या है, देखो जब तक आपको ना इसका मतलब नहीं पता होगा, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, यहाँ पे दो चीजें हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन और एक होता है सीखने का मूल्यांकन। ठीक है, हंसा गुडवंत, बिल्कुल इन्होंने सही आंसर दिया है, ए होगा। अब देखो मैं बता रहा हूं क्यों होगा ये, ठीक है मैं बता रहा हूं। ऋचा परमार जी ने भी सही आंसर दिया है। अब देखो यहां पर सीखने के लिए मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, सीखने के लिए मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज का मूल्यांकन उनको सिखाते समय करते हैं, मतलब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, मान लो कक्षा में बच्चों को आप पढ़ा रहे हो और पढ़ाते समय अगर बच्चों से आप बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हो तो उसे हम कहते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन। क्या कहते हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन। और ये जो मूल्यांकन होता है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। कौन सा, सीखने के लिए मूल्यांकन। अब हम बात करें सीखने का मूल्यांकन। अब देखो सीखने का मूल्यांकन मतलब क्या होता है, जब हम अपना सारा काम खत्म कर देते हैं, सारा काम खत्म करने के बाद में फिर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमारा वो होता है सीखने का मूल्यांकन। समझ गए। जैसे कक्षा में अगर आप पूरा एक चैप्टर पढ़ाने के बाद में बच्चों का मूल्यांकन करो, चैप्टर पढ़ाने के बाद में बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हो तो वो होगा सीखने का मूल्यांकन। अगर आप बच्चों को पढ़ाते समय बीच बीच में उनका मूल्यांकन कर रहे हो तो वो होगा सीखने के लिए मूल्यांकन। समझ में आ गया इस चीज की बात, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं ऑप्शन में। देखो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम बच्चों को पढ़ाते समय बीच बीच में परीक्षण ले रहे हैं, परीक्षण उसका कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ हम क्या जानना चाह रहे हैं। आखिरकार हम जानना चाह रहे हैं कि बच्चे की सीखने की जरूरत क्या क्या है, बच्चा क्या सीखना चाहता है, बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चे को क्या चीज नहीं आती है, हमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, ये चीज हमें सीखनी, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीखने के लिए मूल्यांकन या सीखने का मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इससे संबंधित नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, ये निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नहीं की बात कर रहा है तो ये क्या है, एक निगेटिव क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या फिर यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। इसके अलावा देखो, यह बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, या फिर यहाँ पर देखो, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो बताइए यहाँ ये किस पर, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारती रानी सी। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आशीष जी सी, सुनीता जी सी, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है कुमारी सरिता जी सी, सुनील जी बी नहीं होगा इसका, महेश जी सी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो किससे संबंधित नहीं है, तो वो आपका यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित नहीं करता है। ठीक है, चिन्हित नहीं करता है। देखो हमारी जो एजुकेशन है हम उसमें सभी बच्चों को एक जैसा मानते हैं। ठीक है, हमारा जो CCE है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, या फिर हमारा RTE है, वो क्या करता है, सभी बच्चों को एक जैसा मानता है। ठीक है, और समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट भी हम इसीलिए लेकर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशीलता किसके कारण हो सकती है बताओ। बच्चों में, जी ऋचा परमार जी सी बिल्कुल सही है, सुनीता जी सी बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन ये है, बच्चों में प्रतिभाशीलता किसके कारण हो सकती है बताओ। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, एक आनुवांशिकता व वातावरण के बीच अंतःक्रिया। इन चारों में से बताओ कौन सा सही होगा। बिल्कुल डी,
भारती रानी जी बिल्कुल डी ऑप्शन। और बताइए, सुनील जी डी, आशीष जी डी, सुनीता जी डी, बिल्कुल भारती जी डी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। देखो मैंने आपको एक कीवर्ड का वीडियो बनाया है अपने YouTube चैनल पे, कीवर्ड का, ठीक है। तो कीवर्ड में अगर आपका आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया जहां पर वर्ड आए तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वही आंसर आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप में वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो देखो हतोत्साहित करने वाला, मैंने कल आपको जब आपके ये सेशन लिया था तो मैंने कहा था जिसमें हतोत्साहित आ जाएगा वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसको हटा दोगे आप, ठीक है। ऋचा परमार जी डी बिल्कुल सही है। आगे इसका आंसर दीजिए। फिर है देखो, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। अब देखो आप वर्गीकृत कर रहे हो तो वर्गीकृत करना भी एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि हमें बच्चों को बांटना नहीं है, सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन देना है, ठीक है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। अब आपका ए ऑप्शन बचा और डी ऑप्शन बचा, तो आप ए और डी में से देख लीजिए कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ए, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उन्हें हमें उन्हीं की भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए। वो जितना भी सीख कर आए हैं अपने परिवेश से, उनको उनकी भाषा का महत्व देना चाहिए। उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जिस सांस्कृतिक पर्यावरण से या जिस सांस्कृतिक वातावरण से आ रहे हैं हम उनको उन्हीं की तरह ट्रीट करें, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। बिल्कुल सभी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। देखो सुनील जी, ऋचा जी, भारती जी, सरिता जी, सुनीता जी, सुनीता लक्ष्मीकांत जी, समीर खान जी, महेश जी, आशीष चौधरी जी, ऋचा जी, सोफिया कुरैशी जी, बिल्कुल सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया है। यह आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक चीज और सीखो आप ना, आप ये चीज सीखो इसमें कि आप अपने ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करो, ठीक है। संस्कृत के प्रीवियस ईयर पेपर, बिल्कुल संस्कृत के प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें हमें एलिमिनेट करना सीखना। अब यहां पर देखो, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। हमें बच्चों को क्या करना है, सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करने पर। तो ऑब्वियस सी बात है यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 8 का डी बिल्कुल सुनील जी, समर जी, समीर जी, हंसा जी, बिल्कुल सही, सभी लोग सही हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं या विकलांग हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 का राइट आंसर बताइए। ऋचा जी बिल्कुल सही हो, आशीष जी सही हैं बिल्कुल, कुमारी सरिता जी सही हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। महेश जी सही हैं बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। अलग अलग सोच वाले पैटर्न, अलग अलग सोच वाले पैटर्न के बच्चे, पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। बिल्कुल भारती रानी बिल्कुल बी, समीर खान जी बी, बिल्कुल महेश गंधेर जी बिल्कुल बी रहेगा। देखो अलग अलग सोच वाले अगर बच्चे अगर अलग अलग सोच रखता है या नवीन सोच रखता है तो वहां पर आता है हमारा सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मकता आ जाती है। बिल्कुल कुमारी सरिता जी बी, अमृता जी बी, बिल्कुल बी सही है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हंसा जी बी, ऋचा जी बी, ठीक है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सीमा जी बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। सोफिया जी बी, बिल्कुल सभी लोग सही हैं। आशीष जी बी। अब इसका आंसर बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो ये निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए। कुछ हल करते समय गलतियों के प्रति ईमानदार रहना। देखो, गलतियों के प्रति ईमानदार हमें रहना चाहिए, ठीक है, गलतियां नहीं छुपानी चाहिए, ये तो सही होगा। सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, बिल्कुल ये भी सही होगा। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, और अभिसरण पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि अभिसरण यहाँ पर नहीं हो सकता, और हम देख लेते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं का चर्चा करना, बिल्कुल देखो चर्चा करना भी यहाँ पर सही होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन सही नहीं है, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो देखो, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न का मतलब क्या हुआ? अच्छा बताओ, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न कौन से होते हैं? प्रश्न दो प्रकार के आपके मान सकते हो यहाँ पे। एक तो होते हैं अपसारी चिंतन वाले प्रश्न, एक होते हैं अपसारी चिंतन वाले प्रश्न, और एक होते हैं सर अभिसारी चिंतन वाले प्रश्न। एक होते हैं अपसारी चिंतन वाले प्रश्न और एक होते हैं सर अभिसारी चिंतन वाले प्रश्न। अब देखो, जो अपसारी चिंतन होता है, अब थोड़ा सा सुन लीजिए। अपसारी चिंतन जो होता है उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन जो होता है उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। और अपसारी चिंतन होता क्या है? एक समस्या के कई सारे हल को ढूंढना, कई सारे हल, एक प्रश्न के कई सारे हल को ढूंढना, वो आपके क्या कहलाते हैं? अपसारी चिंतन कहलाता है। अपसारी प्रश्न क्या होगा? अपसारी प्रश्न वो प्रश्न होंगे जिसके एक प्रश्न के कई सारे हल हों। जैसे मैं आपसे कहूं कि ऐसी किन्हीं दो संख्याओं का योग ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिनका योग 30 हो, जिनका योग 30 हो, ठीक है। तो जिनका योग 30 हो तो वो कौन सी होंगे बताओ? एक तो हो जाएगी आपकी 10 + 20, 10 + 20 भी हो सकता है, ठीक है। 21 + 9 भी हो सकता है, 25 + 5 भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। अगर एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर हैं तो उनको हम कहते हैं अपसारी चिंतन वाले प्रश्न। अपसारी चिंतन वाले प्रश्न जो होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। उससे बच्चे की सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है। किससे? अपसारी चिंतन वाले प्रश्न से। और अभिसारी चिंतन वाले प्रश्न क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं क्लोज एंडेड प्रश्न, ठीक है, क्लोज एंडेड कहते हैं, क्योंकि इनका केवल एक ही जवाब होता है। अभिसारी चिंतन का केवल एक ही जवाब होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे सर नई दिल्ली है। क्या कहोगे सर? नई दिल्ली है। तो इसका एक ही आंसर होगा। अब ये बताओ, आप बच्चों से अपसारी चिंतन वाले प्रश्न पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा या अभिसारी वाले पूछोगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपसारी वाली पूछोगे, अभिसारी वाले नहीं पूछोगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए, इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोग आके जुड़ सके। और इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इस पेज को लाइक और फॉलो करिए। अभी मैं इसके जस्ट बाद आपके लिए सीटेट मैथ्स के 15 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। सीटेट मैथ्स के 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा। मैथ्स की क्लास होगी लाइव इसी के बाद जस्ट, ठीक है। इसको शेयर करिए, जल्दी शेयर करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? निम्न में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजन या स्मृति? बिल्कुल सभी लोगों को पता होगा। समीर खान जी, महेश जी, भारती रानी जी, सुनील, अमृता जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। डर एक संवेग होता है। क्या होता है? डर एक संवेग होता है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। आगे हम बढ़ते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है। एक बच्चा है 3 साल का, उसे ये अगर उससे आप पूछो कि दूध कहाँ से आता है, तो वो क्या कहता है कि दूध जो है बूथ पर एक मशीन द्वारा आता है। दूध बूथ पर जो मशीन वो लगी होती है उसके द्वारा निकलता है दूध। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो यहां पर देखो, पहला है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, या फिर बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। तो यहाँ पर देखो, ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर यहाँ पर बच्चा ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा चीज़ बता रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका घर वाला या कोई भी लोग उसने देखा होगा कि
जब दूध लेने गए होंगे तो दूध लेने बूथ पर गए होंगे तो वहां पर उसने देखा होगा कि दूध जो है बूथ से निकल रहा है, मशीन से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। कुमारी, सरिता जी, ऋचा जी, पवन जी, बिट्टू जी, आशीष जी, महेश जी, सीमा जी, पूनम जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है बताइए। एक, शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, आराम के लिए जगह बनाना। अब देखो, आराम के लिए जगह बनाना यहाँ पर आ गया, तो आराम के लिए जगह बनाना तो ये तो भाई गलत हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो सबसे अच्छी भूमिका है क्या? एक, निर्धारित पाठ्यक्रम पुस्तक का पालन करना चाहिए। निर्धारित पाठ्यक्रम हो गया तो पाठ्यक्रम पुस्तक का पालन नहीं करना चाहिए क्योंकि एक निर्धारित है। ठीक है, निर्धारित वाला वर्ड जो है निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें केवल सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों पर ध्यान नहीं देना है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। आराम के लिए जगह बनाना वहां जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर जो आराम है ना, ये इस आराम का मतलब वो नहीं है, इस आराम का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर हमने इसको पूरा नहीं पढ़ा, इसको हमने पूरा नहीं पढ़ा। इस आराम का मतलब वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसा प्लेस बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखें। यहाँ पर आराम का मतलब वो आराम नहीं जो हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ चीज ध्यान रखना, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सभी लोग सही हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसीलिए ऑप्शन को पूरा पढ़ना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? बिल्कुल सभी लोग ठीक हैं। भारती रानी जी, अमृता जी, समीर जी, सभी लोग ठीक हैं। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो समृद्ध शिक्षा की बात की जा रही है, तो वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को एक सप्ताह में एक बार खोला जाए, नहीं ये तो हो नहीं सकता। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचलित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा जो पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा, तो केवल कक्षा में पाठ्य पुस्तक सामग्री नहीं और भी अन्य एक्टिविटी भी होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, यहाँ पर परे आ गया तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, इसको हटा दोगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर केवल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सभी लोग सही दे रहे हैं। समीर खान जी, सुनील जी, कुमारी सरिता जी, भारती जी, अमृता गुप्ता जी, पवन जी, सीमा जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ऋचा जी, हंसा जी, सभी लोग, महेश जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं इसको फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है बताओ? वे एक राज्य राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हों, या फिर वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, या फिर वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। बात की जा रही है कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या है बताओ? तो ऑब्वियस सी बात है, वे क्या करेंगे, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। आप खुद देखो, पाठ्य पुस्तकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो आपके राज्य में या राष्ट्र में एक रूपता बनाए, ये तो हो नहीं सकता।
ठीक है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करें, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बिल्कुल डी आंसर इसका करेक्ट होगा। सीमा जी, शालिनी जी, ऋचा जी, भारती जी, ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। और सभी लोग बढ़िया। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ से प्राप्त की है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। कहाँ से प्राप्त की है अपनी समझ, बताइए? व्यवहारवाद से, रचनावाद से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या फिर मानवतावाद से? कहाँ से प्राप्त की है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रचनावाद। क्या आंसर है इसका? रचनावाद। जो एनसीएफ 2005 होता है, एनसीएफ 2005 है, वो आपका किस पे बल देता है? रचनावाद पर बल देता है। ठीक है, रचनावाद पर बल देता है। रचनावाद है क्या एक्चुअल में, मैं आपको बता रहा हूं कि रचनावाद है क्या। रचनावाद क्या है? रचनावाद उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना या वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए जो अपने ज्ञान की रचना करता है, जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की जो रचना करता है, यानी कुछ भी जो सीखता है, कुछ भी सीखता है, वो कहाँ से सीखता है? वो वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, अपने ज्ञान से और वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ये इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? रचनावाद कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। कुमारी सरिता जी, बिट्टू राजा जी, आशीष जी, सीमा कटोच जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा? रचनावाद का मतलब क्या है? रचनावाद का मतलब ये है कि जो बच्चा सीखता है वो वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रचनावाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ईवीएस की क्लास भी चलेगी, ईवीएस की भी लेके आऊंगा। फिलहाल इसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी। ठीक है, इसके बाद मैथ्स की क्लास लेके आऊंगा, सीटेट मैथ्स की। आगे हम बढ़ते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं। बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। समर खान जी 18 का सी, बिल्कुल। ऋचा जी सी, अमृता जी सी, हंसा जी सी, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। कुमारी सरिता जी सी, आशा रानी जी सी, पवन जी सी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को प्रेरित कब समझा जा सकता है? जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कक्षा में प्रश्न पूछें। रेणु धीमन जी सी, भारती जी सी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मुझे अभी मैथ्स की क्लास भी लेनी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बताइए कौन सा। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है ना, प्रश्न को अच्छी तरह समझना है। प्रश्न को अच्छी तरह समझने के बाद में हमें ऑप्शन पढ़ने हैं। तो बच्चों में अधिगम सुधार की बात की जा रही है, तो अधिगम सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा? शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ये हो सकता है, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑप्शन को। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तीसरा देखिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। और डी ऑप्शन है आपका, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखो, अगर हम बच्चों को उनके वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़ करके किसी भी चीज को सिखा रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेटर होता है। ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़ करके हम अगर उनको पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। भारती रानी और हंसा जी, बिट्टू जी, कुमारी जी, महेश जी, पवन जी ए नहीं होगा, इसका ए नहीं होगा। आप देखो, आप एग्जाम में सभी ऑप्शन पढ़ोगे, सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर लगाना। आपने पहला ऑप्शन पढ़ लिया होगा, पहला ऑप्शन भी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये भी सही है,
कि विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके हमें पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप अगर तीसरा ऑप्शन देखो ना, इन दोनों को कंपैरिजन करो तो आपका वास्तविक जीवन वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए चारों ऑप्शन पढ़ के आंसर देना। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन की बात की जा रही है। अनुशासन अधिगम में किस तरह की मदद करता है, बस ये प्रश्न है आपका, सिंपल सा। बताओ क्या इसका राइट आंसर है? चुप्पी साधे रहने के लिए, गलत। शिक्षकों को निर्देश देने में, गलत। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराने में, गलत। शिक्षकों को, देखो ये सब निगेटिव है ना, रटकर याद कराना। मैं आपको कल बता भी चुका हूं कि रटकर याद करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। निर्देश देने में, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। चुप्पी साधे रहने के लिए, ये भी निगेटिव हो जाएगा। एक ही बचा आपका, कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बिल्कुल सभी लोग सही हैं। महेश जी, श्री राम जी, समीर खान जी, हंसा जी, ऋचा जी, आशा रानी जी, अमृता जी, सुनील जी, भारती रानी जी, पवन जी, बिल्कुल सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका की बात की जा रही है। सत्य पूछ रहा है, मतलब पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पर बात किसकी आ गई? जीन की बात आ गई। किसकी बात आ गई? यहाँ पर जीन की बात आ गई। तो यहाँ पर केवल जीन की बात की जा रही है। यहाँ पर केवल जीन की बात की जा रही है, तो केवल जीन से तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पर्यावरण की भी तो बात कर रहे हैं, और जीन का मतलब होता है केवल सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिकता। ठीक है, तो केवल जीन तो हो नहीं सकता। आगे हम बात करते हैं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है? नहीं। जो आनुवांशिक विकार होते हैं वो आपके जन्मजात होते हैं और उनको दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते तो ये भी नहीं हो सकता। पर्यावरण बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण बच्चे के इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हाँ ये बात सही है। लेकिन अभी हम और आगे पढ़ते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं और कुछ पहलू पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कुछ चीजें हमारे अंदर, बॉडी के अंदर होती हैं, वो आनुवांशिकता से प्रभावित होती हैं, कुछ चीजें पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। सभी लोगों का कमेंट पढ़ लेते हैं। भारती रानी जी, हंसा जी, श्री राम जी, महेश जी, आशा रानी जी, आशीष चौधरी जी, पूनम ठाकुर जी, श्री राम जी, पूजा जी, ऋचा जी, सीमा जी, बिल्कुल सभी लोगों ने सही आंसर दिए। आगे बढ़ते हैं। सारिका जी, बिल्कुल। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? अब प्याजे, मैंने आपको, देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, सीटेट में, सीटेट की अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हो, ठीक है, सीटेट की सीडीपी पढ़ रहे हो, तो आपको प्याजे पढ़ना है, प्याजे का सिद्धांत पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको वाइगोत्स्की पढ़ लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो गार्डनर का सिद्धांत पढ़ना है, जो बुद्धि का सिद्धांत दिया ना गार्डनर ने, वो पढ़ना है। इसके अलावा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ना है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं, और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है। तो इनसे प्रश्न आपके बनते रहते हैं। ये 5 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, प्याजे, वाइगोत्स्की, हॉवर्ड गार्डनर, कोहलबर्ग और एक स्टर्नबर्ग। ये 5 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो घुमा फिरा करके आपके सीडीपी में घूमते रहते हैं। सीटेट इन्हीं से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछता है। तो इनकी थ्योरी को आप कंप्लीट कर लीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर ये सबकी थ्योरी पड़ी हुई है। ठीक है, सीडीपी बाल विकास, सीडीपी बाल विकास, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। डीसी टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है मेरा, वहां पर जाना, तो उसमें एक प्लेलिस्ट बनी होगी सीडीपी बाल विकास के नाम से। ठीक है, बाल विकास फॉर सीटेट के नाम से बनी होगी, तो वहां पर जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। देखो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बात गलत है आपकी। मैंने कल आपसे भी कहा था कि आप जो है एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, डीसी टीचर्स एकेडमी, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो मुझे। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, डीसी टीचर्स एकेडमी, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो आप। क्या है ये, कहाँ से हैं कमेंट आपके? समीर खान जी बी बता रहे हैं।
बिट्टू जी बी बता रहे हैं। चलिए हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास के साथ अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, या विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, पियाजे के सिद्धांत की बात करूं, तो पियाजे ने यह कहा है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट होगा, ये चीज ध्यान रखना। निरंतर अभ्यास के अधिगम होता है, तो ये तो किसने दिया है, ये आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, अच्छा भारती रानी जी आपने किया हुआ है, ठीक है। बाकी और लोग भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, डीसी टीचर्स एकेडमी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और पियाजे का सिद्धांत आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे मैंने 5 मनोवैज्ञानिकों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डीसी टीचर्स एकेडमी पर जाइए और वहां पे प्लेलिस्ट बनी होगी सीटेट फॉर बाल विकास के नाम से। ठीक है, वहां पे जाके ढूंढ लेना, आप मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्या नहीं है कुमारी सरता जी, क्या नहीं है? प्लेलिस्ट है, सीटेट फॉर बाल विकास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5 वीडियो उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 वीडियो मतलब 5 वीडियो नहीं, ज्यादा वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें आपके 5 मनोवैज्ञानिक आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। सारे मनोवैज्ञानिक आपको नहीं बोला है। कल मैंने बोला था आप सब्सक्राइब कर लेना, कल मैंने बोला था आपको, इतना तो सपोर्ट कर दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में नहीं बोला है, अच्छा क्वेश्चन में नहीं बोला है, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है, नहीं बोला है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही सही है, ये मैं भूल गया था। ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर देखो थोड़ा सा मेरा दिमाग भी अभी इधर उधर चला गया आपके कमेंट से, तो मैंने कमेंट के कारण ये नहीं पढ़ पाया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, सही कह रहे हो आप लोग, सही कह रहे हो। मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा था तो मेरा दिमाग यहाँ पर नहीं जा पाया। ठीक है, यहाँ पर नहीं बोला है, ठीक है नहीं बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, बिल्कुल सभी लोग सही हैं, बहुत बढ़िया सभी लोग सही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई। ठीक है, इसका बी सही है, बिल्कुल सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, बी होगा इसका। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल। अब देखो थोड़ा सा कमेंट पे ध्यान था ना मेरा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यहां पर भी देखो ये नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, ये भी क्या है, एक निगेटिव क्वेश्चन है। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, कौन सी सीमा नहीं है? प्रतीकात्मक विचार, प्रतीकात्मक विचार तो आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये तो आपका सही होगा। अहमन्यता, ये भी आपका सही होगा। अनुत्क्रमणिता, ये आपका, यही आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अनुत्क्रमणिता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी नहीं होगा। ठीक है, और यही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि कौन सा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति ये तो आपकी होती ही है। ठीक है, चलिए ओके ओके ओके, डीसी एकेडमी ही आ रहा है नाम, नहीं डीसी टीचर्स एकेडमी आप सर्च करिए, डीसी पूरा डालिए ना, डीसी टीचर्स एकेडमी पूरा डाल करके सर्च करिए तभी आएगा। डीसी टीचर्स एकेडमी पूरा डाल करके सर्च करिए। ठीक है, तो अनुत्क्रमणिता यहां पर नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। और बाकी अगर आपको ये देखो, ये भी आपका कहां से आया, ये भी पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से आया है। देखो पियाजे से आपके 2 प्रश्न बन गए, एक तो पहले वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। तो पियाजे का इंपॉर्टेंट है सिद्धांत। ठीक है, और इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने सब कुछ बताया, आप जाकर के मेरे चैनल पर जाकर देखिए। 23 क्वेश्चन क्लियर करिए। देखो आपने अगर पियाजे का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत अगर आपने डिटेल में पढ़ा है
तो आप जो है आराम से इसको कर सकते हो। और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे YouTube पर इसका एक चैनल बना हुआ है, DC टीचर्स एकेडमी में जाओगे तो वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी सीटेट बाल विकास के नाम से, ठीक है, वहां पर जाकर के आप देख लेना। अच्छा, आप ये तो नहीं कह रहे हो इसके ऑप्शन को क्लियर करिए। अच्छा, ऑप्शन को क्लियर करूं, ठीक है, ऑप्शन को क्लियर कर रहा हूं मैं इसका। देखो, पहला है प्रतीकात्मक विचार का विकास। प्रतीकात्मक विचार का विकास का मतलब क्या है? मतलब यह है कि बच्चा इसमें प्रतीकों की भाषा समझ जाता है, ठीक है, थोड़ी बहुत शब्दों की भाषा भी सीखने लगता है, क्योंकि जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो आपकी 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है, कहां से कहां तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो इसमें बच्चा प्रतीकों की भाषा को समझने लगता है, पहली बात तो ये तो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अहमन्यता। अहमन्यता का मतलब होता है अहम केंद्रिता। अहमन्यता यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब है अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता का मतलब ये होता है कि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? बच्चा ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सब ठीक है। अहम केंद्रिता का मतलब होता है, एक मिनट रुक जाओ, उसको मैं मिटा दूं। अहम केंद्रिता का मतलब होता है कि बच्चा यहाँ पे ये सोचता है कि जो भी मैं सोच रहा हूं वो सब ठीक है, मतलब मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं। तो यहाँ पर अहम केंद्रिता यहाँ पर बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसको ये लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो सब ठीक है, तो ये होता है अहम केंद्रिता। तो ये भी होती है इसकी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। फिर है अनुत्क्रमणता। अनुत्क्रमणता का मतलब होता है अपलटावी, ठीक है, अपलटावी मतलब इरिवर्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है? इसमें बस यही नहीं पाई जाती, इसमें मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को 2 बर्तन दें, 2 बर्तन दें, एक तो बर्तन इस तरीके से है, इतना बड़ा बर्तन है, और एक बर्तन जो है पतला सा और लंबा सा है, और इन दोनों में बराबर पानी आता है। इन दोनों में क्या आता है? बराबर पानी आता है। तो बच्चा क्या कहेगा? आप बच्चे से पूछोगे कि किसमें पानी ज्यादा आता है, तो जो लंबा या बड़ा होगा बच्चा कहेगा उसमें पानी ज्यादा आता है। तो ये हो गया आपका, ये आपकी विशेषता कब होती है? ये विशेषता होती है आपकी जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तब इसकी विशेषता होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चा बता नहीं पाता, बच्चा ये बता नहीं पाता है कि मतलब एक्चुअल में ये बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है। वो ये समझता है कि जो लंबा होगा, जो बड़ा होगा उसी में ज्यादा पानी आएगा, लेकिन वास्तव में दोनों जो है, दोनों में पानी कैसा आता है? बराबर आता है। वास्तव में दोनों में पानी कैसा आता है? बराबर आता है। तो इसकी जो समझ होती है ये आपकी कब आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। तो ये इसमें नहीं आ पाती, तो यही नहीं आ पाती है, तो इसी का ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और नहीं पूछ रहा है तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आप लोग ना थोड़ा सा इस जो भी मेरे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे जाकर के वो देख लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो, अलावा आ गया तो ये नेगेटिव क्वेश्चन बन गया। अब देखो यहाँ पर, निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा? देखो, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो यह भी एक गलत हो जाएगा। कि अलग, हाँ, अलावा कह रहा है तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो यही सही होगा। देखो, ये गलत हो गया क्योंकि अलावा कह रहा है ना, ये वे नए कौशल हासिल कर सकते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये भी सही है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। वे इंद्रियों को तेज करते हैं, ये भी सही है। तो यही गलत है, ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि ये समय बिताने का सुखद तरीका नहीं मान सकते हम इसको। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है और यही हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि के अलावा पूछ रहा है, तो अलावा नेगेटिव क्वेश्चन बना देगा इसको, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग सही हैं। समीर खान जी, बिट्टू जी, सुनील जी, श्री राम जी, बिल्कुल, कुमारी सहिता जी, बिल्कुल सभी लोग सही हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो यहाँ पर देखो, सही जवाब क्या है? ये तो हो नहीं सकता, ये तो गंभीर रूप से सोचेगा नहीं। और देखो, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं, या क्या आप इसका उत्तर जानते हो? तो देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन हटा दो, ये वाला ऑप्शन हटा दो, ये वाला ऑप्शन हटा दो। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी सही। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, मतलब आप बच्चों से विभिन्न प्रकार के हलों के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हल के बारे में पूछ रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
भारती रानी जी ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ठीक है। कुमारी सत्ता जी बिल्कुल सही है, सुनीता जी सही है, पूजा जी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। हम यहाँ पर बच्चों से क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा एक चीज बताओ आप जल्दी से कमेंट करके बताना कि यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी है, इसमें हम अपसारी प्रश्न पूछ रहे हैं या इसमें हम अभिसारी प्रश्न पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर सी, इसमें अपसारी प्रश्न पूछ रहे हैं या अभिसारी प्रश्न पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी इसका आंसर दीजिए। अपसारी पूछ रहे हैं या अभिसारी पूछ रहे हैं? कमेंट भी बहुत देर में, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बता दे रहा हूं, इसमें हम अपसारी प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, अपसारी प्रश्न। आगे हम बढ़ते हैं, बिल्कुल अपसारी प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर देखो, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण या रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि या सहयोग से सीखना। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो करके सीखने पर बल देती है, करके सीखने पर बल देती है। इस पर वीडियो डाल चुका हूं, जाकर के देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इस पर वीडियो बना चुका हूं मैं प्रगतिशील शिक्षा पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। समीर जी, सुनील जी, हंसा जी, पूजा जी, ठीक है, कुमारी सरिता जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, सुनीता जी सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो देखो, प्रगतिशील शिक्षा से दो प्रश्न आ गए हैं। जब दो प्रश्न आ गए हैं तो आपको ये प्रगतिशील शिक्षा का वीडियो जाकर के देखना चाहिए जरूर, ठीक है। तो कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो आप देखो, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, नहीं स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, निगेटिव हो गया, हटा दो। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। और देखिए, जीवन सच्चा शिक्षक है और स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये भी आप नेगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई एक करेक्ट होगा। अब आप बताइए, तो जीवन सच्चा शिक्षक है, ठीक है। जीवन का मतलब क्या हुआ? अब देखो, ये छोटा सा वर्ड है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। जीवन सच्चा शिक्षक है, जीवन का मतलब हुआ कि हम जीवन भर में जो भी अनुभव लेते हैं, जो भी हम कुछ अनुभव करते हैं, उससे हम जीवन में सीखते रहते हैं, ठीक है। तो जीवन का मतलब हुआ कि अनुभव, जीवन का मतलब यहां पर हुआ अनुभव। अब यहां पे इसको आप पढ़ोगे कि अनुभव सच्चा शिक्षक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहां पर। नहीं, समीर खान जी गलत बता दिया आपने। ऋचा जी, हंसा जी, रेनू जी गलत हैं, ऋचा जी सही है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जीवन सच्चा शिक्षक है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। जीवन का मतलब है अनुभव, देखो जीवन ही तो हमें सब कुछ सिखाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोलबर्ग का सिद्धांत आ गया, देख लो, मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ही सिद्धांत घुमा फिरा करके आते रहते हैं। समीर खान जी अगर बी है तो मैं देख लूंगा, फिलहाल तो मैं अभी सी ही बता रहा हूं, ठीक है। सी ही मेरे अकॉर्डिंग सही है, बाकी अगर और भी होगा तो हम देखेंगे इसके बारे में, कल हम बात करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। फिलहाल तो आप सी मान के चलिए। आगे देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। स्कूलों में देखो, बी क्यों नहीं होगा ये आप कहना चाह रहे हो। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, शिक्षा स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया। अब देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षा से ये जो है
शिक्षा आपका जीवन क्यों है, तो आप यही तो बताओगे कि जीवन सच्चा शिक्षक है, क्योंकि जीवन हमें सब कुछ सिखा देता है। ठीक है, आप यही तो बताओगे इस चीज के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। आगे हम देखते हैं, अगला नंबर है 28। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। तो देखो, जो कोलबर्ग का सिद्धांत था, कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, कोलबर्ग ने ये बताया कि बच्चे जो है कोई भी चीज़ जन्मजात सीख कर नहीं आते, कोई भी चीज़ जन्मजात सीख कर नहीं आते। वो क्या करते हैं, जब समाज से वो इंटरेक्शन करते हैं, समाज के लोगों से जब बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तभी वो उन चीज़ों को सीखते हैं। जितना भी नैतिक आचरण होता है, क्या अच्छा है क्या गलत है, किससे हमें पुरस्कार मिलेगा किससे हमें दंड मिलेगा, ठीक है, वो कब सीखते हैं, जब वो समाज के संपर्क में आते हैं, समाज उनको सिखाता है। ठीक है, तो उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, तो वो संज्ञानात्मक परिपक्वता को भी महत्व दे रहे हैं और संज्ञानात्मक परिपक्वता के साथ साथ वो नैतिक परिपक्वता को भी महत्व दे रहे हैं। तो इन्होंने दोनों चीजों का समर्थन किया है। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है ना, वाइगोत्स्की से संबंधित है। ये चीज ध्यान रखना, वाइगोत्स्की संबंधित है। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया है, ये देख लो, घुमा फिरा करके वही 4-5 मनोवैज्ञानिक है, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, प्याजे, हॉवर्ड गार्डनर और स्टर्नबर्ग, ये 4-5 वैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र देखो, जिसको हम ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ZPD किसे कहते हैं। देखो ये जो सिद्धांत दिया था, ये आपका किसने दिया था, ये आपका दिया था वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, वाइगोत्स्की के द्वारा इसको दिया गया था। तो ये ZPD होता क्या है, ZPD क्या है, एक होता है, देखो इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है यहां पर वास्तविक विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर, ठीक है, और एक होता है यहां पर नीचे की तरफ संभावित विकास का स्तर, संभावित विकास का स्तर। ठीक है, तो देखो वास्तविक विकास के स्तर से संभावित विकास के स्तर के तक आने में, वास्तविक विकास के स्तर से संभावित विकास के स्तर के बीच आने में जितना भी स्पेस होता है, जितना भी बीच का क्षेत्र होता है, उसे ही हम कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो निकटस्थ, अब वास्तविक विकास का स्तर क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। वास्तविक विकास का स्तर क्या है, वास्तविक विकास का स्तर ये होता है कि जिसमें बच्चे बिना किसी की मदद लिए अपने आप किसी कार्य को कर लें। वास्तविक विकास के स्तर का मतलब यह है कि ऐसा स्तर जिसमें बच्चे बिना किसी की मदद लिए हुए सारे कार्य कर लेते हैं, वो वास्तविक विकास का स्तर कहलाता है। और संभावित विकास का स्तर क्या होता है कि इस विकास के स्तर पर बच्चे जो भी काम करते हैं वो दूसरों की हेल्प लेकर के करते हैं। अगर बच्चे कोई भी कार्य दूसरों की हेल्प लेकर के कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, संभावित विकास का स्तर कहलाता है। ठीक है, तो बच्चे हमेशा कहां से कहां जाते हैं, वास्तविक विकास के स्तर से संभावित विकास के स्तर की ओर अग्रसर होते हैं, तभी सीखना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, एक होता है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग पता है आपको, स्काफोल्डिंग क्या किसे कहते हैं। स्काफोल्डिंग यही होता है कि आप किसी भी चीज को जब सीख रहे हो, किसी भी चीज को सीखने में जब आप बड़ों की मदद लेते हो, बड़ों की मदद ले रहे हो, तो उसको हम कहते हैं स्काफोल्डिंग। ठीक है, अब आप आ जाओ ऑप्शन पे। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं, उस सीखने के चरण बिंदु कहते हैं जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैंने बताया था कि बच्चे जब खुद के सहयोग से कोई कार्य करें, तो वही आपका खुद के सहयोग से कोई कार्य करें और खुद के सहयोग से कार्य करने के साथ साथ किसी दूसरे का सहयोग ले रहे हैं, उसकी तरफ अग्रसर हैं, तो वो हमारा कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अभी मैं आऊंगा जस्ट इसी के बाद लाइव आऊंगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बच्चा जल्दी कर लीजिए।
एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? उभयलिंगी मतलब इसमें दोनों लिंग होंगे, पुरुष भी होगा और महिला भी होगा, ठीक है। उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो देखो ये तो हटा ही दो, ये वाला ऑप्शन, स्त्री लक्षण वाले पुरुषों वाली बात तो हटा ही दो। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का ये भी हटा दो, ठीक है। मैं दृढ़ और अहंकारी है तो ये भी निगेटिव, इसको भी हटा दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बिल्कुल समीर जी ए, बिल्कुल सही। तो यहां पर ये हो गया आज का सेशन एंड, 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है। सभी लोग सही दे रहे हैं, महेश जी बिल्कुल सही दे रहे हैं, हंसा जी बिल्कुल सही। अब देखिए जस्ट इसी के बाद अभी मैं लगभग 10 मिनट में मैं लाइव आऊंगा मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है। सीटेट प्राइमरी के मैथ्स के क्वेश्चन लेके आऊंगा, उनको हम कैसे सॉल्व करें वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किस तरीके से उसमें क्या अप्रोच लगानी है, आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नहीं सीमा जी बी नहीं होगा, इसका बी नहीं होगा, इसका ए होगा, ठीक है, बिल्कुल। अभी मैं देखो आप ना थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कर दो, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, डीसी टीचर्स एकेडमी, इतना सपोर्ट कर दो। ठीक है, हाँ तब तक आप मोबाइल चार्ज कर लो। अभी मैं 15 मिनट में लाइव आऊँगा, ठीक है, 15 मिनट में लाइव आऊँगा क्वेश्चंस को लेकर के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सारी तैयारी करा दूंगा, सारी आपकी तैयारी करा दूंगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो आप मुझे बताओगे, सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, मैं उसी की क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है, मुझे बता देना आप। अभी तो फिलहाल मैं मैथ की लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ एचपी टेट के लिए मैं मेरा जो मैथ्स के बाद एक सेशन आएगा एचपी टेट के लिए, उसमें मैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको कराऊँगा, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, अभी एंड करते हैं, मिलेंगे अभी 15 मिनट में, ठीक है।